छात्रों, 10वीं कक्षा की जो परीक्षा आने वाली है उसके लिए जो कृति पत्रिका है वो कैसे लिखना है, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। 10वीं कक्षा परीक्षा हिंदी, ऐसे लिखे कृति पत्रिका, जिसके लिए 80 अंक है। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही गहराई से कैसे कृति पत्रिका लिखनी है ये समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो चलते हैं किस प्रकार लिखनी है कृति पत्रिका। देखो छात्रों, घटक निहाय अंक विभाजन इस प्रकार होता है। 80 अंकों के लिए 3 घंटे हमें समय मिलता है। देखो यहाँ गद्य जो घटक है, गद्य मतलब पाठ, ये 20 अंकों के लिए है, पद्य 12 अंकों के लिए है, पूरक पठन 8 अंकों के लिए है। कुल मिलाकर जो अंक है वो 40 हो गए। अब यहाँ व्याकरण जो होता है वो 14 अंकों के लिए होता है और रचना विभाग जो है ये 26 अंकों का है। कुल मिलाकर इनके भी 40 अंक हो गए। अब देखो छात्रों, बहुत से छात्र क्या करते हैं, केवल वर्ष भर में या साल भर में, अब देखिए अगर 40 अंक का अध्ययन करेंगे तो 70 अंक कैसे हासिल होंगे। इसीलिए व्याकरण और रचना विभाग बहुत ही मायने रखता है अध्ययन करने के लिए। तो छात्रों, व्याकरण और रचना विभाग का अध्ययन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अंक हासिल कीजिए, मेरी तो यही सलाह है। ठीक है, तो देखते हैं कि प्रश्न क्रमांक 1 और प्रश्न क्रमांक 2, इसमें शब्द संपदा आती है ना। जैसे कि शब्द युग्म है, प्रत्यय उपसर्ग है, समानार्थी शब्द है, विरोधार्थी है जिसे विलोम शब्द कहते हैं, वचन पहचानिए या वचन बदलिए, लिंग पहचानिए, लिंग बदलिए, कृदंत आते हैं, पर्यायवाची शब्द आते हैं, एक शब्द के लिए अनेक शब्द का इस्तेमाल होता है, मानक वर्तनी के कुछ शब्द आते हैं या सही शब्द आते हैं। तो इस प्रकार शब्द संपदा जो होती है इसकी तैयारी हमें करनी चाहिए। ठीक है, अब देखो कि 3 घंटे समय है, 80 अंक है, तो विभाग क्रमांक 1 मतलब प्रश्न क्रमांक 1 जो गद्य पर है 20 अंकों का है, प्रश्न क्रमांक 2 पद्य 12 अंकों का है, प्रश्न क्रमांक 3 पूरक पठन। अब मैं यहाँ प्रश्न ऐसा कह रहा हूँ, मतलब ये कृतियाँ हैं। प्रश्न पत्र का मतलब ये कृति पत्रिका है, पहली कृति, दूसरी, तीसरी, ऐसा इस प्रकार है। और भाषा अध्ययन मतलब व्याकरण 14 अंकों का है, उसके लिए विकल्प जो है 6 अंकों का है। 5वां विभाग जो आता है वो उपयोजित लेखन या रचना विभाग होता है, जिसके लिए 26 अंक है और विकल्प उसके लिए 24 अंक का है। इस प्रकार कुल मिलाकर हमें 80 अंकों का ये नियोजन दिया हुआ है या कृति पत्रिका आती है। देखिए ये एसएससी बोर्ड जो होता है, इसकी परीक्षा जो होती है, इस प्रकार उसका उत्तर पत्र होता है, इस पर हमें कृति पत्रिका छुड़ानी होती है, ये समास दिया हुआ होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ बहुत से छात्र क्या करते हैं कि प्रश्न पत्र या कृति पत्रिका हाथ में आते ही लिखना आरंभ कर देते हैं। तो छात्रों, पहले ये गौर से पढ़िए क्या सूचनाएं हैं। सूचना के अनुसार गद्य, पद्य, पूरक पठन, भाषा अध्ययन, आकलन कृतियों में आवश्यकता के अनुसार आकृतियों में ही उत्तर लिखना अपेक्षित है। सभी आकृतियों के लिए पेन का ही प्रयोग करना है ना। रचना विभाग में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए आकृतियों का या आकृतियों की आवश्यकता नहीं है और हमारा जो लेखन है शुद्ध एवं स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं, पहले हमने तो पहले ही बता दिया है कि पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना है, केवल पेन का ही इस्तेमाल करना है। ठीक है, देखते हैं। देखो कि अगर कृति पत्रिका में इस प्रकार के बॉक्स आते हैं, जैसे लेखक द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर और ये 4 जवाब लिखने के लिए यहाँ 4 बॉक्स दिए हैं, तो छात्रों हमें उत्तर पत्रिका में या कृति पत्रिका में लिखते समय इसी प्रकार के बॉक्स करना जरूरी है। और एक बहुत ही ध्यानपूर्वक बात यह है कि हमारा जो लेखन है, हमारे जो अक्षर है, किसी भी प्रकार को बॉक्स को टच नहीं होने चाहिए। ठीक है, ऊपर नीचे दाएं बाएं बिल्कुल बीचों बीच हमें लिखना होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ कुछ छात्र इस प्रकार लिखते हैं कि लेखक द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर बॉक्स पर ही लिख दिया है, तो इस प्रकार लिखना गलत है। यहाँ पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना है।
केवल पेन के द्वारा ही कृति पत्रिका हमें छुड़ानी होती है। और जहाँ जहाँ कृति पत्रिका में, जैसे कि प्रश्न पत्र में ये बॉक्स आते हैं, ठीक उसी प्रकार बॉक्स यहाँ करना है। जैसे यहाँ चौकोर आया है तो यहाँ चौकोर ही बनाना है, यहाँ गोल नहीं बनाना है। यहाँ इस प्रकार आया है तो यहाँ त्रिकोण नहीं बनाना है। जिस प्रकार की आकृति है ठीक उसी प्रकार की आकृति हमें उत्तर पत्रिका में लिखनी होती है और ये अनिवार्य है। ठीक है, अब देखो जैसे कि यहाँ आकृति इस प्रकार है, 4 उत्तर इसमें लिखने हैं, तो इसी प्रकार जवाब हमें लिखना होता है। ठीक है, अब दूसरी बात यह है कि यहाँ एक जो प्रश्न दिया है, जैसे कि गद्यांश में प्रयुक्त शब्द युग्म ढूंढकर लिखिए और 4 उत्तर हमें लिखना है। तो यहाँ इस प्रकार 4 उत्तर हमें लिखने हैं। जैसे कि शब्द युग्म है अपने आप, इर्द गिर्द, परिचित अपरिचित, है ना, दिस इज द राइमिंग वर्ड। और जैसे कि यहाँ सार्वजनिक देखो गद्यांश में प्रयुक्त उपसर्ग युक्त शब्द ढूंढकर उनके मूल शब्द और उपसर्ग अलग करके लिखिए। अब यहाँ आकृतियाँ नहीं है तो यहाँ आकृति निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। बहुत से छात्र क्या करते हैं, जैसे कि आश्रम का समानार्थी शब्द क्या है, घर है, तो बहुत से छात्र क्या करते हैं, केवल उत्तर लिखते हैं घर। ऐसा नहीं करना है, बल्कि पहला शब्द जो है आश्रम ये लिखना है और बाद में उसका जो भी समानार्थी शब्द है वो लिखना है। उसके बाद एक पंक्ति छोड़नी है। मतलब ऐसे लिखना है कि बहुत ही आकर्षक हमारी उत्तर पत्रिका हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ इस छात्रा ने बहुत ही सुंदर तरीके से एक पंक्ति छोड़ दी है, यहाँ 2 पंक्तियाँ छोड़ दी है, बाद में चौथा आंकड़ा यहाँ लिखा है। तो पहले उसका जो शब्द है वो लिखना है और बाद में उसका जवाब लिखना होता है। ठीक है, अब देखो कि हम गहराई से विभाग क्रमांक 4 की ओर जाएंगे। मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था कि विभाग क्रमांक 4 व्याकरण और उपयोजित लेखन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 40 और पाठ कविता पूरक पठन के 40 कुल मिलाकर 80 अंकों का अध्ययन हमें करना होता है। तो व्याकरण किस प्रकार आता है इसके बारे में हम गौर करेंगे। जैसे प्रश्न क्रमांक 4 है, सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। अब देखो प्रश्न क्रमांक 4 आंकड़ा 1 शब्द भेद का होता है। देखो छात्रों, शब्द के कुल मिलाकर 8 भेद है। उसमें से जो व्यय शब्द है, मतलब विकारी शब्द है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया होती है। तो केवल हमें 3 ही प्रकार, जो संज्ञा है, सर्वनाम है और विशेषण है, इसके ऊपर ही प्रश्न आता है। बाद में हम तो देखने वाले ही है। दूसरा आंकड़ा जो होता है अव्यय का वाक्य में प्रयोग आता है। तीसरा आंकड़ा आता है संधि, मतलब उसे पहचानना है, विच्छेद करना है या उसका शब्द बनाना है। चौथा आंकड़ा होता है सहायक क्रिया, वो भी बाद में हम देखेंगे। पांचवा आंकड़ा आता है प्रेरणार्थ क्रिया बनाना, प्रथम तथा द्वितीय रूप उसका बनाना होता है। मुहावरों का चयन अथवा मुहावरे का अर्थ वाक्य में प्रयोग करना आता है। ठीक है, और सातवां आंकड़ा होता है कारक, उसे पहचानना है, उसका भेद लिखना है। विराम चिन्ह वाक्य में प्रयोग आते हैं। 3 में से 2 वाक्यों का काल परिवर्तन आता है। काल परिवर्तन दिए जाते हैं, उसका काल परिवर्तन हमें करना होता है। वाक्य के भेद आते हैं। वाक्य के भेद 2 प्रकार के हैं, एक रचना के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर। तो दोनों में से हमें एक एक लिखना होता है। और वाक्य शुद्ध करना ये 11वां प्रश्न मतलब आंकड़ा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 4 जब आता है तो हमने यहाँ प्रश्न पत्र दिया है विभाग क्रमांक 4 14 अंकों के लिए। अब देखिए, सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। निम्नलिखित वाक्य में अधोरेखांकित शब्द का शब्द भेद पहचान कर लिखिए। अब यहाँ कुछ के नीचे अधोरेखांकित किया हुआ है, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन वो है कुछ। तो राशन के लिए कुछ रुपए रखे थे। अब बहुत से छात्र क्या करते हैं, जैसे देखो यहाँ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण इस प्रकार जवाब लिख दिया है। तो छात्रों आपको पहले क्या करना है, ये जो कुछ शब्द है यहाँ पहले लिखना है, कुछ डैश करना है और फिर जवाब लिखना है। अब यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर बहुत से छात्र ऐसे होते हैं कि उन्हें उप प्रकार मालूम नहीं होते हैं, तो उनके लिए एक खुशखबर है कि आप केवल जैसे संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण इतना ही अगर शब्द लिखते हैं तो भी आपको अंक दिए जाएंगे। ठीक है,
तो यहाँ इस प्रकार लिखना है, एक पंक्ति छोड़नी है। आंकड़ा 2, निम्नलिखित अव्यय में से किसी एक अव्यय का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे कभी कभी, इसीलिए। तो क्या होता है कि जो भी शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, जो भी मुहावरा हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे गोपू कभी कभी पाठशाला में आता है, तो ये जो क्रिया विशेषण अव्यय है ना, पाठशाला कैसे आता है, वो कभी कभी आता है। तो कभी कभी शब्द के नीचे हमें अंडरलाइन करनी होती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसी प्रकार इसका भी जवाब लिखना है। अब देखो आंकड़ा क्रमांक 3, कृति पूर्ण कीजिए। अब यहां गौर करने वाली बात है कि कृति पत्रिका में इस प्रकार अगर बॉक्स दिया है ना, तो यहां लिखा है शब्द, संधि विच्छेद, संधि का प्रकार, और यहां एक शब्द दिया है, यहां दूसरा एक शब्द दिया है, यहां बीच में अथवा है, मतलब ऊपर का लिखो या नीचे का शब्द जो है इसका जवाब लिखो। तो आपको क्या करना है छात्रों, दोनों का ही लिख देना है ना। अगर एक गलत हो गया तो दूसरा बराबर आ सकता है, इसलिए। तो देखो जैसे कि यहाँ बॉक्स बनाया है, यहाँ शब्द, संधि विच्छेद, संधि प्रकार ऐसा भी लिखा है, यहाँ सज्जन, तो जवाब क्या है, सत प्लस जन, और उसके नीचे अंडरलाइन की हुई है। ये कौन सा प्रकार है, व्यंजन का प्रकार है ना। जैसे कि यह आधा त है तो मतलब ये व्यंजन है, व्यंजन और स्वर मिलाकर व्यंजन बनता है, व्यंजन 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 होता है, और यहाँ स्वर 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 संधि बनी है। तो इस प्रकार जहाँ हमने जवाब लिखा है उसके नीचे अंडरलाइन करनी होती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जैसे कि देखो अब यहाँ निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य की सहायक क्रिया पहचान कर उसका मूल रूप लिखिए। 2 वाक्य दिए हैं और यहाँ बॉक्स दिया है, तो बॉक्स में ही हमें उत्तर लिखना है, ना कि जैसे कि यहाँ जाओ, जाना, दिया, देना, केवल इतना नहीं लिखना है, बल्कि एक बॉक्स पूरा करना है और फिर लिख देना है जाओ, जाना। सहायक क्रिया क्या है, जाओ। सहायक क्रिया क्या होती है कि अंतिम शब्द जो होता है वो सहायक क्रिया होती है, उसे पहले लिखना है, और वो जो सहायक क्रिया बनी है, मूल क्रिया किस मूल क्रिया से बनी है वो यहाँ लिख देना होता है। जैसे कि दिया, मूल रूप क्या है उसका, देना, ये इस प्रकार की क्रिया हो गई है, ना प्रत्यय लग गया है इसलिए वो क्रिया है। ठीक है, तो इस प्रकार हमें जवाब लिखने होते हैं। अब देखिए, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पसीना बहाना। देखो छात्रों, पसीना बहाना क्या होता है, खूब कष्ट करना, मेहनत करना। इस प्रकार आपको पहले उसका अर्थ लिखना है, बाद में हमें वाक्य में प्रयोग क्या करना है, पसीना बहाते हैं, बहुत से किसान पसीना बहाते हैं, इस प्रकार वाक्य में प्रयोग करना होता है। बहुत से छात्र क्या करते हैं, किसान बहुत मेहनत करते हैं, ये गलत होता है। मतलब मुहावरों का अर्थ जो है वो वाक्य में प्रयोग नहीं करना है, बल्कि मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करना है, और जहां भी वाक्य में प्रयोग किया है उसके नीचे अंडरलाइन करनी होती है। अब देखिए, इसके लिए 7वां आंकड़ा जो है अथवा होता है। अथवा क्या है कि अधोरेखांकित वाक्यांश के लिए कोष्टक में दिए मुहावरों में से उचित मुहावरों का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। अब चयन क्या होता है, जैसे देखो यहाँ कौंस में सराहना करना, बोलबाला होना, ये 2 मुहावरे दिए हैं, और नीचे वाक्य दिया है सुमधुर गायन सुनकर श्रोताओं ने गायक की प्रशंसा की। अंडरलाइन किसके नीचे है, प्रशंसा की। अब देखो कि चयन करना मतलब चुनना है, इन दोनों में से एक चुनना है। कि प्रशंसा करना, इसमें इसका अर्थ क्या है, सराहना करना, है ना। तो वाक्य में प्रयोग क्या होगा, सुमधुर गायन सुनकर श्रोताओं ने गायक की सराहना की, और उसके नीचे अंडरलाइन। इस प्रकार चयन होता है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप दोनों ही लिख दीजिए। 8वां आंकड़ा क्या है, निम्नलिखित वाक्य में से किसी एक वाक्य में प्रयुक्त कारक पहचान कर उसका भेद लिखिए। देखो छात्रों, मैंने हर एक विभाग पर एक स्वतंत्र वीडियो बनाया है, आप वहां जाकर वो नाम डाल दीजिए, मेरा नाम डाल दीजिए, वो वीडियो आपके सामने आएगा। तो यहाँ मैं इतने डिटेल से नहीं बताना चाहता, क्योंकि हमें आगे भी बहुत देखना है, इसलिए कारक पहचानते समय अब यहाँ नेत्रहीनों के ये आया है, ये चिन्ह किसका है, संबंध कारक है ना, का, की, रे, री, के,
ये जब आता है तो ये संबंध दिखाता है। नेत्रहीनों के ये शब्द पहले लिखना है, डैश करना है, बाद में लिखना है संबंध कारक। ठीक है, जैसे दूसरा उदाहरण लिख दिया है, लिखने से पहले नागर जी ने शब्द लिखना है, डैश करना है कर्ता कारक, है ना। आप वीडियो देखिए, आपको तुरंत समझ में आएगा। मैंने इसके ऊपर बहुत अच्छी ट्रिक भी बता दी है। ठीक है, निम्नलिखित वाक्य में यथास्थान उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। इस प्रकार का प्रश्न आता है, 1 अंक उसके लिए भी है। तो अच्छा, तो आप मुझे अपनी गंध बेचने के लिए कह रहे हैं। अब देखो छात्रों, मुंह में जो पड़ा हुआ जो वाक्य है उसे डबल इन्वर्टर कॉमा करते हैं। अच्छा, यहाँ विस्मयदिबोधक चिन्ह आएगा और डबल इट कॉमा दोनों तरफ से आएगा पूर्ण विराम के बाद। इस प्रकार आपको विराम चिन्ह भरने होते हैं। उसका भी वीडियो मैंने दिया है, आप उसे भी देख लीजिए। निम्नलिखित वाक्य में से किसी 2 वाक्यों का कोष्टक में दी गई सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। अब यहाँ काल परिवर्तन करना है ना। मंत्री जी ने लोगों को एक मशवरा दिया और इसका पूर्ण वर्तमान काल करना है। यहाँ आपको प्रश्न लिखने की जरूरत नहीं है, खाली उत्तर लिखना है। मंत्री जी ने लोगों को एक मशवरा दिया है। पूर्ण वर्तमान होता है तो है, हूँ वाक्य के अंत में आते हैं। भूतकाल जब होता है था, थी, थे आते हैं केवल अपूर्ण और पूर्ण भूतकाल के अंत में, और भविष्यकाल के अंत में गा, गी, गे ये आता है। जैसे कि ये भविष्यकाल है, हम एक जगह खाने पर चले गए थे। सामान्य भविष्यकाल करना है, हम एक जगह खाने को चलेंगे, है ना। मैं गंध नहीं बेचूंगा, सामान्य भूतकाल है, मैंने गंध नहीं बेचा। इस प्रकार ये उत्तर आएंगे। उत्तर के बाद एक एक पंक्ति छोड़नी है और दूसरा आंकड़ा आने से पहले 2 पंक्तियां छोड़नी है। ठीक है, अब यहाँ निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए। रचना के आधार पर, जब आंख खुली तो मैंने स्वयं को बिस्तर पर पाया। रचना के आधार पर कैसे होता है? रचना 3 अक्षर है तो इसके भेद 3 है, ऐसा याद रखो। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब यहाँ मिश्र वाक्य कैसे होता है? जब तब, जैसे वैसे, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आधारित होता है। ठीक उसी प्रकार ये भी क्या हुआ है, जब आंख खुली तो मैंने स्वयं को बिस्तर पर पाया। एक वाक्य का दूसरे वाक्य के साथ संबंध इस प्रकार आता है तो ये मिश्र वाक्य है। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य का अर्थ आधार पर दी गई सूचनाओं के परिवर्तन कीजिए। है हरि, आप ही मेरा पालन करने वाले हैं, तो आज्ञार्थ वाक्य बनाना है। इसका आज्ञा देनी है, करो, आओ, बैठो, जाओ, है ना, ये आज्ञा है। तो ठीक उसी प्रकार क्या होगा, है हरि आप भी मेरा पालन करोगे। ठीक है, आप भी मेरा पालन करो, इस प्रकार भी आ सकता है। नागर जी के पिताजी सरकारी कर्मचारी नहीं थे, है ना। इस प्रकार हमें निषेधात्मक वाक्य बनाना है। निषेध करते समय वाक्य में नहीं का प्रयोग होना अनिवार्य है। अब देखो यहाँ शुद्ध करने हैं। लोग गंगा नदी को पवित्र मानते हूँ। अभी हूँ कब आता है? जब वाक्य का कर्ता या शुरुआत मैंने होती है। वाक्य की शुरुआत मैंने होती है तो वाक्य का अंत होने होता है। अब यहाँ लोग मतलब मैं नहीं है, इसलिए ये है आएगा। लोग गंगा नदी को पवित्र मानते हैं। अब यहाँ लोग जो है अनेक है, इसलिए है के ऊपर बिंदी आएगी। ठीक है, एक एक करके सद्गुण सज्जन के पास चले आते हैं। सद्गुण चले आते हैं, इस प्रकार लिखना है। ठीक है, इस प्रकार ये वाक्य शुद्धिकरण आता है। अब देखो छात्रों, महत्वपूर्ण भाग है 26 अंकों का, विभाग क्रमांक 5 रचना विभाग। देखते हैं, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पत्र लेखन कीजिए। अब यहां 2 प्रकार के पत्र आते हैं, एक औपचारिक पत्र और एक अनौपचारिक पत्र। ऊपर का अनौपचारिक पत्र है जो घरेलू पत्र है ना। रिश्तेदार या मित्र इनके संबंधी जो पत्र होते हैं ये अनौपचारिक पत्र होते हैं। अब यहाँ क्या है, 20/360 नेहरू चौक पनवेल से आर्या पाटिल अपने छोटे भाई अंकुर को व्यायाम का महत्व समझाते हुए पत्र लिखती है।
देखो छात्रों, बहुत से छात्र इस प्रकार की गलती करते हैं कि इसको विषय, सेवा में, महोदय इस प्रकार लिखते हैं। तो यहाँ बिल्कुल भी ऐसा लिखना नहीं है, क्योंकि ये घरेलू पत्र है, इसमें कुछ नियम नहीं होते हैं। हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, प्यारे छोटे या प्यारे भाई, और उसे डायरेक्टली लिख सकते हैं व्यायाम का महत्व, इस प्रकार लिख सकेंगे। लेकिन मैं तो आपको ये सलाह दूंगा कि आप औपचारिक पत्र का ही बिल्कुल ध्यान से अध्ययन कीजिए और उसे ही लिखिए, ठीक है। जैसे कि अमया साठे, लक्ष्मी नगर नागपुर से व्यवस्थापक कल्पक पुस्तक भंडार, जैन कॉलोनी नागपुर को प्राप्त पुस्तकों संबंधी शिकायत करते हुए पत्र लिखता लिखती है। ये प्रश्न है। देखो छात्रों, मैं यहाँ थोड़ा सा गहराई से आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत से छात्र ये नहीं समझ पाते हैं कि पत्र कौन लिख रहा है, किसे लिख रहा है। एक ट्रिक इस प्रकार है, जहाँ से के पहले जो पता होता है, से के पहले का है ना, ये लिखने वाले का पता होता है। जैसे अमेया साठे लक्ष्मीनगर नागपुर से, ये लिख रहा है, और से और को के बीच में, ये को है और ये से है, इसके बीच में जो पता आता है वो सेवा में का पता होता है, मतलब जिसे हम पत्र भेज रहे हैं उसका पता होता है। अब तो आप कहेंगे सर, से के पहले जो भी है वो लिखने वाला है, तो इसलिए अमेया साठे, ठीक है। लेकिन कभी कभी इस प्रकार भी प्रश्न आता है कि लक्ष्मीनगर नागपुर से अमेया साठे, तो आप कहेंगे सर, से के बाद में तो सेवा में होता है, तो क्या अमेया साठे व्यवस्थापक है? तो ये बात नहीं है छात्रों। देखो, अगर व्यक्तिगत नाम प्रश्न में कहाँ पर भी आता है तो वो केवल और केवल लिखने वाले का नाम होता है, क्योंकि जो सेवा में होता है वो केवल पद को हम पत्र भेजते हैं। हमें मालूम नहीं होता है कि पद पर जो भी माननीय व्यक्ति है उनका नाम व्यक्तिगत क्या है, ठीक है। जैसे देखो, ये प्रश्न है, तो पहले क्या करना होता है कि हमें यहाँ तारीख लिखनी होती है। सेवा में यहाँ अल्पविराम करना अनिवार्य है, माननीय व्यवस्थापक। अब यहाँ प्रश्न में माँ नहीं दिया है, लेकिन ये बड़े लोग हैं, बड़े व्यक्ति है, माननीय है, इसलिए माँ डॉट व्यवस्थापक अल्पविराम कल्पक पुस्तक भंडार अल्पविराम जैन कॉलोनी अल्पविराम गांव यहाँ समाप्त हुआ है, यहाँ पूर्ण विराम। अब ये जो पता है इसका ईमेल हमें यहाँ लिखना होता है। ईमेल लिखते समय देखो, कहाँ भी गैप नहीं छोड़ना है, और सारी की सारी उसकी वर्तनी, मतलब उसका जो स्पेलिंग है वो सेकंड लिपि में होना चाहिए, नॉट ब्लॉक लेटर्स, ओके। और उसके बाद विषय होता है। अब ये जो पत्र है ये पत्र गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ विषय नहीं है। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि किस किस प्रकार लिखा जाता है, कि सेवा में के बाद ईमेल होता है, उसके बाद विषय आता है। अब यहाँ बहुत से छात्र ये नहीं समझ पाते हैं कि विषय क्या है। अब यहाँ विषय क्या है कि आपको जो भी किताबों का पार्सल आया है, खोलने के बाद आपको पता चला कि इसमें से काफ़ी किताबें हैं ये फट चुके हैं, और इसीलिए ये शिकायत है कि मैं ये वापस भेज रहा हूँ, मुझे जल्द से जल्द ये नए किताबें भेज दीजिए, इस प्रकार की शिकायत है, ठीक है। तो यहाँ विषय होना चाहिए, बाद में महोदय होना चाहिए, और बाद में आपको इस प्रकार 10, 12, 15 पंक्तियाँ लिखनी होती है। उसके बाद यहाँ भवदीय ये शब्द आता है। भवदीय का मतलब क्या होता है? आपका। भवदीया का मतलब क्या होता है? आपकी। लेकिन भवदीय ये शब्द आपका, आपकी के लिए भी चलता है। बहुत से छात्र यहाँ आपका भवदीय लिखते, ये नहीं लिखना है, भवदीय इस प्रकार लिखना है, और उसकी जो वेलांटी है दूसरी होती है, ठीक है। अब यहाँ कौन है? लिखने वाला, मतलब से के पहले का पता, अमया साठे लक्ष्मीनगर नागपुर अल्पविराम पूर्णविराम, और उसका जो ईमेल है यहाँ लिखना है, ठीक है। इस प्रकार आपको पत्र लेखन करना होता है। पत्र लेखन पर भी मैंने बहुत सुंदर वीडियो अलग सा बनाया है, वो भी आप देख लीजिए। पत्र लिखते समय ये महत्वपूर्ण शब्द है, जैसे लेकिन, दो वाक्यों के बीच में जो जुड़ा हुआ की होता है वो पहली वेलांटी वाला होता है, नहीं के ऊपर बिंदी आती है, भवदी दूसरी वेलांटी आती है, ये जो शब्द है मैं इसके ऊपर बिंदी आती है, ये बहुत ही शुद्ध लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब देखिए, अगला प्रश्न जो होता है कि
निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए जिसके उत्तर गद्यांश में एक एक वाक्य में हो। ठीक है। बहुत से छात्र क्या करते हैं, प्रश्न लिखते हैं लेकिन प्रश्न चिन्ह नहीं देते हैं, तो उससे क्या फायदा है, तो आपको 0 ही अंक मिलने वाले हैं। तो पहले आपको यह ध्यान में रखना है, यह प्रश्न होने के कारण प्रश्न के अंत में आपको प्रश्न चिन्ह देना आवश्यक ही है। ठीक है। बहुत से छात्र क्या करते हैं, उसके जवाब लिखते हैं। जवाब यहाँ नहीं लिखने हैं, आपका समय बर्बाद हो जाएगा। केवल 4 प्रश्न लिखने हैं, तो आप यहाँ 5-6 प्रश्न लिख सकते हैं। और एक बिल्कुल महत्वपूर्ण बात है, बहुत से छात्र इस प्रकार लिखते हैं कि निम्नलिखित परिचित को उचित शीर्षक दीजिए। अब ये प्रश्न नहीं हो सकता है, ये भी आपको ध्यान में रखने वाली बात है। अब आगे देखिए कि वृत्तांत लेखन है। वृत्तांत लेखन करते समय वृत्तांत में स्थल, काल, घटना का उल्लेख होना अनिवार्य है और 60 से 80 शब्दों में आपको वृत्तांत लेखन करना है। अब यहाँ वृत्तांत का मतलब क्या है कि एक प्रकार की वर्तमान पत्र में जो हम बातमी कहते हैं वो लिखना है। जैसे कि आज की घटना जो है कल के अखबार में हमें देनी है, तो शुरुआत में आज की तिथि लिखनी है, बाद में कल का वर्णन करना है, और जिस प्रकार की घटना घटी है उसी प्रकार क्रमबद्ध आपको ये लिखना होता है। लेकिन मेरी आपको ये राय है, आप कहानी लेखन कीजिए तो आपको अच्छे अंक मिल सकते हैं। क्योंकि देखो कि यहाँ इस प्रकार अगर कहानी आती है, मुद्दे आते हैं, तो आपको लिखते समय पहले ऊपर यहाँ शीर्षक देना होता है। शीर्षक का मतलब टाइटल। शीर्षक कैसे होता है, बुढ़िया और नौकर, केवल शब्दों में होता है। यहाँ एक बुढ़िया और नौकर थी, अगर इस प्रकार दिया तो ये शीर्षक नहीं होगा, क्योंकि वो वाक्य में आता है, वाक्य शीर्षक नहीं होता। ये बात महत्वपूर्ण है। और मैंने आपको क्या कहा कि कहानी लेखन क्यों कीजिए, क्योंकि आपने ऊपर शीर्षक दिया, नीचे सीख दे दी, तो एक एक अंक आपको मिलेगा। बीच में से 3 में से 2 मिलेंगे या 2.5 मिलेंगे, इस प्रकार अच्छे अंक मिल सकते हैं। अब देखो कहानी लिखते समय महत्वपूर्ण बातें क्या है कि आपको कहानी लिखते समय कहानी भूतकाल में लिखनी है। जैसे एक सोनापुर नाम का गांव था, ये भूतकाल है। लेकिन जब उसी कहानी के पात्र एक दूसरे के साथ बोलेंगे तो किसी भी काल में बोल सकते हैं। जैसे कुछ दिनों बाद एक नौकर ने कहा, अरे हर रोज काम करते करते थक जाते हैं, नींद हराम हो गई है ना। ये वर्तमान काल का वाक्य है, मतलब पात्र किसी भी काल में बोल सकते हैं, लेकिन कहानी भूतकाल में लिखनी है। ठीक है। और कहानी समाप्त होने के बाद 2 पंक्ति छोड़ने के बाद यहाँ सीख शब्द लिखना है, दूसरी वेलांटी। और अब सीख जो है ये वाक्य में होती है, ना कि शब्दों में। ठीक है। अब अगला जो आंकड़ा आता है विज्ञापन लेखन। विज्ञापन लेखन करते समय अभी ये प्रश्न मैंने आपको ये आपके सामने ये रखता हूं कि 4 यहाँ मुद्दे दिए हैं। एटीएम के लिए सुरक्षा की आवश्यकता, या इस प्रकार भी आ सकता है, एटीएम के लिए सुरक्षा रक्षक की आवश्यकता। यहाँ शैक्षणिक योग्यता, संपर्क, आयु सीमा, कालावधि, इस प्रकार के मुद्दे दिए हैं। तो आपको किस प्रकार लिखना है ये मैं आपको बता रहा हूं। अब देखो क्या करना है और क्या नहीं करना है। पहले हमें क्या करना है ये देखते हैं। विज्ञापन लेखन करने से पहले आपको इस प्रकार बॉक्स बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण है, मतलब अनिवार्य ही है। अगर आपने बॉक्स नहीं बनाया या आधा ही बॉक्स बनाया, जैसे यहाँ पूरा बॉक्स नहीं है, तो इसके लिए अंक नहीं दिए जाएंगे, है ना। यहाँ ये गलत है। दूसरी बात क्या है, केवल पेन से ही ये विज्ञापन करना है, पेन से, ना कि पेंसिल से। स्केच पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है। आकृतियां बना सकते हैं, अगर नहीं बनाई तो भी चल सकता है। ठीक है। अब देखो कि इसकी अलाइनमेंट कैसी है। ये पूरे के पूरे पेज पर आपको ये इस प्रकार बॉक्स पहले बनाना है, पूरा पेज का इस्तेमाल करना है। और उपयोजित लेखन करते समय हर एक आंकड़ा नए नए पन्ने पर लिख लीजिए। ठीक है। जैसे नया पन्ना है, इसके ऊपर एक बॉक्स बनाना है। तो आवश्यकता है, एटीएम के लिए चाहिए एक हट्टा कट्टा स्वस्थ सुरक्षा रक्षक। विज्ञापन लेखन करते समय महत्वपूर्ण बात क्या है, जिस शब्द का विज्ञापन हम करते हैं या जिसका भी विज्ञापन हम करते हैं, वो जो शब्द है ये बहुत ही बड़ा, जैसे कि
नज़र जाते ही उस पर ही नज़र जानी चाहिए। पहले सुरक्षा रक्ष पर नज़र जा रही है, इतना बड़ा वो अक्षर हमें लिखना होता है बीचों बीच, ठीक है। बाद में बड़े छोटे इस प्रकार के वाक्य अक्षर अलाइनमेंट के अनुसार हमें बनाने होते हैं, बनाना पड़ता है। तो शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास, कालावधि, कब संपर्क करना है और संपर्क कहाँ करना है ये भी यहाँ लिखना है। बहुत से छात्र क्या करते हैं, अपने गांव का संपर्क देते हैं। तो प्रश्न में गांव का संपर्क दिया है क्या? नहीं। तो आपको किसी भी गांव का उल्लेख नहीं करना है, खुद का मोबाइल नहीं डालना है, खुद का सिग्नेचर नहीं करना है, खुद का ईमेल नहीं डालना है। तो केवल इस प्रकार करना है, मोबाइल क्रमांक जैसे यहाँ 99 और XX कर दिया है, मतलब केवल यह सिंबॉलिक रूप से मोबाइल क्रमांक लिखना है। ईमेल लिख दिया है atmservice@gmail.com, और ये जो शब्द है ये बॉक्स के बाहर गया है, इस प्रकार नहीं करना है, सारा का सारा जो है बॉक्स के अंदर ही होना ही है, ठीक है। इस प्रकार अगर आप अच्छे तरीके से लिखेंगे तो आपको अच्छे अंक मिल सकते हैं। अब आगे देखती है अंतिम प्रश्न जो होता है निबंध लेखन। देखो, निबंध लेखन करते समय 5 प्रकार जो होते हैं निबंध के, उसमें से 3 प्रकार आते हैं और उसमें से हमें एक निबंध लिखना होता है, वह भी 80 से 100 शब्दों में लिखना होता है। इसके लिए 7 अंक है। बहुत से छात्र क्या करते हैं, इसको इतना महत्व नहीं देते हैं, अगर देते भी है तो वो क्या करते हैं, बॉक्स बनाते समय स्केल का इस्तेमाल करते हैं, शुरुआत में बहुत ही धीरे से लिखते हैं और बाद में ऐसा होता है कि अब समय बहुत कम बचा है, चलो कैसे भी लिखो। और बहुत से छात्र तो ऐसे हैं कि उन्हें समय ही नहीं मिलता है और इसलिए 7 अंकों का निबंध उनके हाथ से छूट जाता है। तो इसका कुछ फायदा नहीं है छात्रों। इसलिए शुरुआत से लेकर अंत तक जो टाइम है, जो या समय है, उसका नियोजन करो। जल्द से जल्द अच्छी तरीके से लिखने की कोशिश करो। पेन से जो बॉक्स है तुरंत बनाइए, स्केल का इस्तेमाल मत कीजिए, ठीक है। तो पहले यहाँ पुस्तक की आत्मकथा, निबंध का नाम देना जरूरी है। बहुत से छात्र निबंध का नाम ही नहीं देते हैं, तो ये गलत बात है। निबंधों का प्रश्न का आंकड़ा क्या है, मतलब कृति पत्रिका आंकड़ा क्या है, वो भी नहीं देते हैं, ये बात गलत है। ये बात महत्वपूर्ण है। प्रश्न का आंकड़ा देना है, मतलब कृति पत्रिका का आंकड़ा देना है, फिर उसका नाम देना है और फिर उसको लिखना होता है। अब आत्मकथा क्या होती है कि जो भी चीज़, जैसे कि पुस्तक की आत्मकथा, तो पुस्तक स्वयं हमसे बोल रही है ना। पुस्तक हमसे बोल रहा है, किताब बोल रही है, तो स्वयं मैं किताब बोल रही हूँ, इस प्रकार आपका लिखना अनिवार्य होता है। अगर आपको ये नहीं आता है, बहुत से छात्र क्या करते हैं कि पुस्तक का वर्णन करते रहते हैं, पेड़ का वर्णन करते रहते हैं, फलक की आत्मकथा फलक का वर्णन करते हैं, बात गलत है। वो हमसे बोल रहा है ऐसा आपको लिखना होता है, आत्मकथा है ये, है ना। तो इस प्रकार है। अगर आपको ये नहीं समझ में आता है तो दूसरा निबंध आप लिख लीजिए। तो अंत में आपको मैं एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ, या महत्वपूर्ण बात इस प्रकार है कृति पत्रिका छुड़ाते समय कि पेंसिल का इस्तेमाल ना करें, प्रश्नों के आंकड़े लिखिए, सूचना के अनुसार कृतियों में आकृतियों का प्रयोग करें। खासकर रचना विभाग में प्रश्न निर्मित करते समय प्रश्न के अंत में प्रश्न चिन्ह दीजिए, कहानी को नाम दीजिए, आंकड़ा दीजिए, सीख दीजिए, है ना, शीर्षक दीजिए। विज्ञापन लेखन करते समय बॉक्स कीजिए, पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना है, स्केच पेन का इस्तेमाल नहीं करना है, निबंध का नाम लिखिए और 3 अंकों के लिए 1 पेज, इस प्रकार अंकों का विभाजन होता है। तो इसी प्रकार एक जनरल मैं आइडिया आपको बता रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए, स्वयं अध्ययन के लिए भी ज़्यादा समय दीजिए, मतलब 15-20 पंक्तियाँ लिखिए। इस प्रकार आप अच्छी तरीके से कृति पत्रिका छुड़ाइए। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के ज़रिए आपको अच्छे अंक मिल सकते हैं। मेरे इस पर जो भी वीडियो मैंने अलग अलग रूप से बनाए हैं, स्वतंत्र रूप से बनाई, वो जाकर देखिए, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण फ़ायदा होगा, ये मेरी गारंटी है। और इस अंत में मैं सभी छात्रों को परीक्षा के लिए शुभ कामना देता हूँ। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।